उधर खबर है कि ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर जहरीली गैस छोड़ दी और यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान कई पश्चिमी देशों पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा चुका है। जबकि पश्चिमी देश उससे इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि वो शाहिद 136 ड्रोन जैसे घातक हथियार देकर लगातार जंग में रूस की मदद कर रहा है। ईरान का आरोप है कि पश्चिमी देश उसके अंदरूनी मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों और ईरान दोनों की तरफ से दो तरफा वार शुरू हो चुका है। ऐसे में खबर आई कि जब ईरान के सुरक्षा बल को कुर्दिस्तान प्रांत में प्रदर्शनकारी काबू में आते नहीं दिखे तो उन्होंने उन पर खतरनाक गैस छोड़ दी, जिसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिनमें हिजाब के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर दिखे। वो प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर बरसाते नजर आए तो सुरक्षा बल के जवानों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस बीच वहां से हरी गैस उठी। कहा जा रहा है कि इस गैस की वजह से त्वचा में जलन और उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है और इसी वजह से पश्चिम के कई देशों में ऐसे किसी भी गैस के इस्तेमाल पर रोक है। मतलब यह कि वहां की पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह की गैस नहीं छोड़ सकती। लेकिन ईरान ने पश्चिमी देशों से एकदम उलट किया और हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर गैस छोड़ दी। वो गैस जो त्वचा की गंभीर बीमारी तो पैदा कर ही सकती है, बल्कि उसकी वजह से चेहरे की कुछ मांसपेशियां काम करना तक बंद कर देती हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में इस गैस का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया गया ताकि गैस के कारण लोग खौफ में आ जाएं और सड़कें खाली कर दें, क्योंकि बीते कई दिनों से ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल रहा है और वहां की सरकार भड़के हुए लोगों को शांत नहीं कर पा रही। ईरान की सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि वहां हो रहे प्रदर्शन के पीछे इजरायल का हाथ है। इससे पहले उसने इसी तरह का आरोप फ्रांस पर भी लगाया था, जबकि ब्रिटेन के साथ भी उसकी इसी बात पर तनातनी बनी हुई है। यही वजह है कि ईरान ने अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जापान की सेना ने पहली बार अमेरिकी मदद के बिना अपनी ताकत दिखाई। जापान अब तक कई बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास कर चुका है, जिसका मकसद न सिर्फ चीन की चुनौतियों से पार पाना है बल्कि उत्तर कोरिया की धमकियों का जवाब देना भी है। क्योंकि एक तरफ जहां चीन लगातार ताइवान के साथ साथ जापान को भी युद्ध के लिए भड़का रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के अलावा जापान को भी अपना दुश्मन मान लिया है। ऐसे में जापान के सामने अपनी सुरक्षा मजबूत करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। यानी जिस जापान ने ठान लिया था कि वो न तो युद्ध करेगा और न ही घातक हथियारों के लिए पैसा पानी की तरह बहाएगा, वो अब जंग की तैयारी में पसीना बहा रहा है। इसके तहत वो कई बार अमेरिका के साथ दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास भी कर चुका है और इन मिलिट्री ड्रिल के जरिए वो अपने दुश्मनों को अपनी ताकत भी दिखा चुका है। हालांकि हर बार उसने किसी न किसी देश के साथ मिलकर ही जंग की तैयारी की, लेकिन इस बार जापान की नौसेना ने अकेले ही समंदर में युद्ध का अभ्यास किया। इस दौरान जापान ने अपने SM-3 हथियार से T-4E बैलिस्टिक मिसाइलों पर ताबड़तोड़ वार किया। दावा है कि जापान की SM-3 एक घातक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल समंदर और जमीन दोनों जगहों पर हमले के लिए किया जा सकता है। इसे जापान की सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी ने एक अमेरिकी रक्षा कंपनी के साथ मिलकर बनाया है ताकि चीन और उत्तर कोरिया की दोहरी चुनौती से निपटा जा सके, क्योंकि ये दोनों देश लगातार जापान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिसे देखते हुए जापान पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो अपने रक्षा बजट को अगले 5 साल में दुगना कर लेगा। यानी जापान अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा है। और हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि वो अमेरिका से उसकी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। यह मिसाइल 2500 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। इसकी इसी ताकत को देखकर जापान जल्द से जल्द अपनी नौसेना के बेड़े में इसे शामिल करना चाहता है। वहां के मीडिया के मुताबिक जापान सरकार अगले 5 साल में डिफेंस पर 40 ट्रिलियन येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 23 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही है। मतलब चीन और उत्तर कोरिया से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जापान खुले हाथ से खर्च करेगा। उसकी कोशिश है कि उसे दुनिया की घातक मिसाइलें, बम और रॉकेट मिल जाएं और साथ ही उसके पास लड़ाकू विमानों और जंगी ड्रोन की भी कमी न रहे।